आज हम रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जैव अणु उसको समझेंगे। इसमें से परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बायोलॉजी का भी टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक को से आप रसायन विज्ञान का भी कवर करेंगे और जीव विज्ञान का भी कवर करेंगे। तो जैव अणु होता क्या है, कैसे ये प्राप्त होता है, आइए अच्छे से समझते हैं जैव अणु को। जैव अणु वे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इनमें कार्बन का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। जब हम अपना भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में भी ये जैव अणु उपस्थित होते हैं। आइए समझते हैं जैव अणु को। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, जल, खनिज लवण और न्यूक्लिक अम्ल, ये हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं जिनके अंदर कार्बन होना अनिवार्य होता है और इसीलिए इनको जैव अणु कहा जाता है। तो इसमें जो कार्बनिक यौगिक है न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा, ये कार्बनिक यौगिक वाले तत्व होते हैं। इनको ही हम कहते हैं जैव अणु। और आप इस वाले चैप्टर के अंदर इन्हीं तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इनको आइए मैं विस्तार से समझाता हूँ जैव अणु। तो जैव अणु में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। आइए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व होता है क्योंकि हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। और क्यों, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में होते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। किस तरीके से बदलते हैं, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से तत्वों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए तत्व होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अनुपात के तरीके से ही होता है, अर्थात ये 2:1 के अनुपात में होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो अनुपात होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये हाइड्राइड के व्युत्पन्न होते हैं। जब ये तो इसे कहते हैं कार्बन प्लस हाइड्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। इसके साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी उपस्थित होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको पता चल गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, अब समझिए कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम में अगर ये आता है कार्बोहाइड्रेट्स का तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। इस डायग्राम से ही आपके कार्बोहाइड्रेट समझ में आ जाएगी। आइए समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के डायग्राम को। कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार की होती है, एक सैकराइड और एक पॉलीसैकराइड। सैकराइड यानी कि ये मीठी होती है और मीठी होने के साथ साथ क्या होती है, ये 2 तरह की होती है, मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का लघु रूप होता है ये होता है कितने प्रकार की, इनको हम 5 प्रकार के उसमें बांटते हैं। नंबर 1 ट्राइओजेज, टेट्राजेज, पेंटोजेज, हेक्सोसेज, हेप्टोजेज। ये मोनोसैकराइड शर्करा होती है। आइए समझते हैं ये होती क्या है। कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2O का N। ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। N जो है यहाँ अणुओं की मात्रा, कार्बन अणुओं की मात्रा। अगर कार्बन के यहाँ 3 अणु हैं तो तब उसे कहेंगे ट्राइओजेज। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C3। देखो 3 दूनी 6, H के 6 आ जाएंगे और O के भी 3 हो जाएंगे, तो ये कहलाएगी ट्राइओजेज। इसी तरीके से टेट्रा माने 4, कार्बन के 4 अणु। फार्मूला क्या बताया मैंने मोनोसैकराइड का, CnH2ON। इस फार्मूले में आप रखते जाओ कार्बन की संख्या
तो ये इनका फार्मूला निकल कर आएगा। अगर आपको टेट्राजेज का फार्मूला लिखना है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CK4 HK8 OK4। इस तरीके से ये टेट्राजेज कहलाती है। अब अगर C के कार्बन के हम 5 अणु रख दे तो फिर फार्मूला क्या बनता है, C5H10O5। ये एक पेंटोस सकरा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। 2 पेंटोस सकरा होती है, एक राइबोस सकरा, एक डिआइबोस सकरा। आपने आरएनए और डीएनए जब पढ़ेंगे उसमें 2 तरह की सकरा आएगी, राइबोस और डिऑक्सीराइबोस। दोनों का फार्मूला यही होता है C5H10O5। आरएनए के बनने में राइबोस सकरा इस्तेमाल होती है और डीएनए के बनने में डीऑक्सीराइबोस सकरा इस्तेमाल होती है। इसलिए पेंटोस सकरा आप न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हेक्सोस सकरा, इसका फार्मूला आएगा C6H12O6। ये हेक्सोस सकरा होती है जो कि हमारे शरीर में एक हेक्सोस सकरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ग्लूकोज। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो हमारी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होती है वो ग्लूकोज में बदल जाती है और ग्लूकोज से जल के रुधिर के द्वारा सभी कोशिकाओं में पहुंचती है। इसलिए हेक्सोस सकरा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हेक्टोस सकरा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी आएगी, 7, C7H14O7। ये हेक्टोज सकरा होती है। इस तरीके से आपने मोनोसैकराइड के बारे में, सकराएं मीठी होती है, स्वाद इनका मीठा होता है, ध्यान रखना। तो मोनोसैकराइड के बारे में आपने समझा। आप समझेंगे ओलिगोसैकराइड क्या होती है। ये वे सकरा होती है जिसमें कार्बन के 3 से लेके 7 तक अणु 3 से लेके 7 तक मोनोसैकराइड के अणु जुड़ते हैं। कार्बन के नहीं, सॉरी, मोनोसैकराइड के 3 से लेके 7 तक अणु जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं ओलिगोसैकराइड। अगर कार्बन जो मोनोसैकराइड के जब 2 अणु जुड़ते हैं तब उसे कहते हैं डाइसैकराइड। और ये डाइसैकराइड कौन कौन सी होती है, सुक्रोज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सुक्रोज। इसे गन्ने की सकरा भी कहते हैं क्योंकि ये गन्ने में सबसे ज्यादा उपस्थित होती है, इसलिए इसे सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, शुगर सकरा, ठीक है। इसके साथ माल्टोज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सकरा होती है जो कि बीजों में ज्यादातर उपस्थित होती है। और तीसरी होती है लैक्टोज सकरा दूध में उपस्थित दूध की मुख्य सकरा होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूध जब हम पीते हैं तो हमें उसमें लैक्टोज सकरा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। बाद में ये ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाती है क्योंकि हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है, हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो रही है। अब समझिए इसके भी, तो ये कितने तरीके की होती है। अगर 2 मोनोसैकराइड के अणु मिलते हैं तब इसे कहते हैं हम डाइसैकराइड, और अगर 3 मोनोसैकराइड के अणु मिलते हैं तब हम इसे कहते हैं ट्राइसैकराइड, और अगर 4 अणु मिलते हैं तब इसे कहते हैं टेट्रासैकराइड, 5 अणु के मिलने को हम कहते हैं पेंटासैकराइड। यहाँ मैंने कुछ डाइसैकराइड, अगर आपसे पूछे किसी एक डाइसैकराइड का नाम बताओ तो आपको बता देना है ट्राइसैकराइड रैफिनोज, टेट्रासैकराइड स्टिकियोज और पेंटासैकराइड बर्बिकोज। ये ओलिगोसैकराइड होती है और कहते हैं इसको सकराइड। अब मैं बात करूंगा पॉलीगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड जो कि ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं को ग्लूकोज कह रहा हूं, मोनोसैकराइड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनती है और इन्हें कहते हैं पोलोसैकराइड। यहाँ जो N जो है वो मोनोसैकराइड के अणुओं की संख्या है, ना कि कार्बन की। मोनोसैकराइड के जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तब बनती है पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड को भी 2 कैटेगरी होती है, होमिपोलोसैकराइड जैसे कि स्टार्च जो कि इसे मंड भी कहते हैं, और ग्लाइकोजन या डेक्स्ट्रान, ये होमिपोलोसैकराइड है, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टार्च की जो संरचनात्मक पॉलीसैकराइड होती है, यानी कि ये किसी भी पादप या जंतु का शरीर संरचनात्मक बनाने में मुख्य होती है, यानी कि इन्हीं के द्वारा शरीर जो जंतु होते हैं या पादप होते हैं उनकी संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। ये कौन कौन सी होती है आपने पढ़ा होगा, सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, ये संरचनात्मक प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से आपने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में जाना। मेरी अगली वीडियो में आप
मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। वहां मैं आपको बताऊंगा मोनिकोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड यानी कि सैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नोट्स आप मेरी PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बनेंगे।